नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी परिसीमन के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दलों की, बीजेपी और आरएसएस के बीच बढ़ते टकराव की। देखेंगे भारत ने चीन को क्यों सुनाई खरी खरी, सुप्रीम कोर्ट के जजों के मणिपुर दौरे को, जानेंगे जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के बड़े आरोप को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जस्टिस वर्मा कैश मामले में आए नए मोड़ को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक बंद का मिला जुला असर, 30 से ज्यादा कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। बेलगावी में बस कंडक्टर से मारपीट के विरोध में बुलाया गया था बंद। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान, हिंसा करने वालों से होगी वसूली, भरपाई नहीं करने वालों के घर चलेगा बुलडोजर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा जनगणना कब होगी सरकार नहीं बता रही, ये एक चुनावी भाषण था। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ आपका विरोध प्रदर्शन, आतिशी भी रही मौजूद, कहा कब से मिलेंगे 2500 रुपए, क्या ये जुमला था। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में विपक्ष ने ताकत भी दिखाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन की अध्यक्षता में परिसीमन को लेकर संयुक्त कार्रवाई समिति यानी जेएसी की ये पहली बैठक थी। अगली बैठक हैदराबाद में होगी। बैठक में स्टालिन ने कहा कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। तो आखिर क्यों परिसीमन को लेकर विपक्षी दलों में दिखाई दे रही है नाराजगी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 2026 के बाद देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों का फिर से निर्धारण किया जाएगा और इस परिसीमन के चलते सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण भारत के राज्यों को होने वाला है। इसके खिलाफ चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने बैठक बुलाई थी, जिसमें 5 राज्यों के 14 नेता शामिल हुए। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान स्टालिन के नेतृत्व में एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई, जिसने परिसीमन पर प्रस्ताव पारित किया कि 1971 की जनगणना संख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक को अगले 25 साल तक बढ़ाया जाए। साथ ही कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किया है, वहां संवैधानिक संशोधन लागू किया जाए। स्टालिन ने कहा कि हमें इस मामले में एकजुट होना पड़ेगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्थिति में हमारा प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या आधारित निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से तमिलनाडु जैसे राज्यों को नुकसान होगा, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसलिए हम इसका विरोध करने की स्थिति में हैं और संसद में हमारे प्रतिनिधि कम हो सकते हैं। बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि लोकसभा सीटों का परिसीमन तलवार की तरह लटक रहा है। भाजपा सरकार इस मामले पर बिना किसी परामर्श के आगे बढ़ रही है। दक्षिण के सीटों में कटौती और उत्तर में बढ़ोतरी भाजपा के लिए फायदेमंद होगी। उत्तर में उनका प्रभाव है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर सीटों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत घटेगी और नॉर्थ के राज्य हावी हो जाएंगे। ये उन राज्यों को सजा होगी जो जनसंख्या नियंत्रण लागू करने में कामयाब रहे हैं। बैठक में ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि परिसीमन का आधार सिर्फ जनसंख्या नहीं होना चाहिए। परिसीमन के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता दिखाई दे रहा है, जिससे बीजेपी में टेंशन दिखाई दे रही है। तो आरएसएस ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी और आरएसएस के बीच बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर खींचतान की खबरें जारी है। इस बीच बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक हो रही है, जिसके दूसरे दिन संघ ने बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर हो रही देरी को लेकर बड़ा दावा किया। तो क्या है ये दावा, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर संघ और बीजेपी के बीच जारी खींचतान के बीच बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक जारी है। बैठक के दूसरे दिन संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करते हुए इसमें यूएन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। इस बीच संघ के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार से बीजेपी अध्यक्ष के चयन में देरी को लेकर भी सवाल पूछा गया। इसके जवाब में अरुण कुमार ने कहा, प्रक्रिया चल रही है और समय आने पर सबको पता चल जाएगा। हर संगठन स्वतंत्र है। संघ से जुड़े 32 संगठनों की अपनी प्रक्रिया है। बीजेपी में भी यही चल रहा है। दोनों के बीच कोई ठनी नहीं है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के बीच किसी भी विवाद की अटकलों को भी खारिज किया। अब अगर संघ दावा कर रहा है कि उसके और बीजेपी के बीच सब कुछ सही है, तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि दोनों को पार्टी अध्यक्ष के नाम को लेकर फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि फरवरी के तीसरे हफ्ते तक बीजेपी को उसका नया अध्यक्ष मिल जाएगा।
दिया और यहाँ मार्च का तीसरा हफ्ता भी खत्म हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि संघ सिर्फ बाहरी तौर पर दोनों के बीच सब कुछ सही होने का दावा कर रहा है या फिर सचमुच बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ सही है। बताते चले कि 21 मार्च से शुरू हुई ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें संघ से जुड़े संगठनों के 1480 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। संघ और बीजेपी के बीच बीजेपी अध्यक्ष को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है, तो भारत और चीन के बीच भी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। चीन ने भारत के लद्दाख को अपना इलाका बताया और नए काउंटी स्थापित करने का ऐलान किया है। भारत ने चीन के नए काउंटी दावे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। तो क्या कुछ कहा भारत ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर चीन के तेवर बदलते नहीं दिख रहे। चीन ने भारत के लद्दाख को अपना इलाका बताते हुए 2 नए काउंटी स्थापित करने की घोषणा की है। इस पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने खरी खोटी सुनाते हुए चीन के लद्दाख में काउंटी स्थापना के दावे पर कड़ा विरोध जताया और इसे अवैध कब्जा बताया है। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत को चीन के जरिए 2 नए काउंटी स्थापित करने की जानकारी है। इसके कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं। भारत ने राजनयिक चैनलों के जरिए गंभीर विरोध दर्ज कराया है। सरकार ने संसद में कहा कि ये कदम भारत की संप्रभुता को कमजोर नहीं कर सकता। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत ने कभी भी इस क्षेत्र में भारतीय जमीन पर चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। नए देश बनाने से इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता के संबंध में भारत की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता नहीं मिलेगी। विदेश राज्य मंत्री ने साफ किया कि चीन के इस कदम को मान्यता नहीं दी जाएगी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। चीन ने हाल ही में होटन प्रांत में 2 नई काउंटी की स्थापना का ऐलान किया है। इन काउंटियों का कुछ हिस्सा भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है। ऐसे में भारत ने इन काउंटियों के निर्माण के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा, तो मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। करीब 2 साल से मणिपुर अशांत है। लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। जब भी केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि राज्य में शांति लौट आई है, तभी अचानक हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। हिंसा के चलते राज्य की बीजेपी सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। लेकिन जब सरकार से हालात नहीं संभले तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में पिछले करीब 2 साल से जारी जातीय हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट की एक टीम राज्य के दौरे पर पहुंची। जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में जजों का दल सुबह इम्फाल हवाई अड्डे पर पहुंचा। जजों के दल में जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर शामिल हैं। यहाँ उन्होंने मीडिया से कहा कि हम अभी यहाँ आए हैं और आगे के कार्यक्रम को लेकर आशान्वित हैं। सभी जज इम्फाल से हेलीकॉप्टर के जरिए चुराचांदपुर गए। मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस D कृष्ण कुमार और जस्टिस गोलमई गैफुल शिलू ने सुप्रीम कोर्ट के जजों का इम्फाल में स्वागत किया। इम्फाल पहुंचने पर जजों के प्रतिनिधिमंडल ने 27 असम राइफल्स के कैंप में ब्रेकफास्ट किया और यहां से चुराचांदपुर के राहत शिविर के लिए रवाना हुए। सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधिमंडल में मणिपुर के जस्टिस N कोटेश्वर सिंह भी शामिल हैं। वो इम्फाल में ही रहे और अन्य न्यायाधीशों के साथ चुराचांदपुर नहीं गए, क्योंकि जस्टिस N कोटेश्वर मैतेई समुदाय से आते हैं और चुराचांदपुर कुकी बाहुल्य जिला है। जस्टिस N कोटेश्वर सिंह के दौरे से पहले चुराचांदपुर बार एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर कहा था कि शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में मैतेई समुदाय के जज हमारे जिले में कदम नहीं रखेंगे, भले ही उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो। चुराचांदपुर में सुप्रीम जजों के दल ने चुराचांदपुर जिले में मिनी सचिवालय से कानूनी सेवा शिविरों, कानूनी सहायता क्लिनिकों और अस्थायी चिकित्सा सुविधाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने राहत शिविर में मौजूद लोगों से बातचीत की। इसके अलावा वो विष्णुपुर में मोइरांग कॉलेज के एक राहत शिविर भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के जज 23 मार्च को मणिपुर उच्च न्यायालय में कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। बता दें कि मणिपुर में मई 2023 से अब तक मैतेई और कुकी-जो समुदाय के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मणिपुर के राहत शिविर का दौरा किया है, जिसको लेकर चर्चाएं तेज है। तो जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के बयान ने एनडीए में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने एनडीए के प्रमुख सहयोगी दलों को एनडीए की कठपुतलियां बताया है। उनका कहना है कि नीतीश, नायडू और चिराग पासवान सत्ता के लालच में अन्याय का साथ दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रमजान के पाक महीने में रोजाना इफ्तार की दावतें सुर्खियों में आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस बात के चर्चे आम हैं कि किस नेता ने इफ्तार की दावत रखी है और कौन सा नेता किसके घर पर इफ्तार पर पहुंचा। वहीं जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने एक ट्वीट कर साफ लिखा है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के इफ्तार दावतों का बहिष्कार किया जाएगा। सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेक्युलर कहने वाले नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं के इफ्तार, ईद मिलन और अन्य आयोजनों में शामिल नहीं होगी जमीयत उलमाए हिंद। ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं।
और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्हें देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है। वो केवल अपने राजनीतिक हितों में रुचि रखते हैं। इस ट्वीट से जाहिर हो गया है कि वक्फ बिल पर मोदी सरकार का साथ देना और उसके साथ बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे को अपनाना इन नेताओं पर भारी पड़ गया है। अरशद मदनी के बयान ने एनडीए में खलबली मचा दी है तो महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने अल्पसंख्यकों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या कुछ कहा अजीत पवार ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इफ्तार पार्टी में मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार ने कहा कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। हमें किसी भी विभाजनकारी ताकतों के जाल में नहीं फंसना है। हमने अभी होली मनाई है, गुड़ी पड़वा और ईद आने वाली है। ये सभी त्योहार हमें एक साथ मिलकर मनाने हैं, क्योंकि एकता ही हमारी असली ताकत है। इतना ही नहीं, एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा, अगर कोई भी दो गुटों में झगड़ा कराकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने हाथ में लेता है, चाहे वे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अजीत पवार ने कहा कि रमजान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। ये इंसानियत, त्याग और आत्मचिंतन का प्रतीक है। यह आत्म संयम दिखाता है और हमें जरूरतमंदों के दुख दर्द को समझने की प्रेरणा देता है। रोजा न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। भारत वास्तव में अनेकता में एकता की मिसाल है। दरअसल अभी हाल ही में बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक भी मुसलमान नहीं था। पवार की इस प्रतिक्रिया को सहयोगी पार्टी बीजेपी नेता नितेश राणे के बयान पर करारा जवाब माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, खासकर तब जब महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा कई जगह भड़की हो। आपको बता दें कि औरंगजेब की कब्र पर मचे विवाद के बाद नागपुर में भयानक हिंसा हुई थी, जिसमें 14 लोगों को अभी तक पुलिस ने अरेस्ट किया है। और बुलेटिन के आखिर में बात जस्टिस वर्मा के आवास पर मिले कैश मामले की। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने की खबरें वायरल हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। इस मामले की जांच कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले में नया अपडेट सामने आया है। इस मामले की जांच कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट सीजेआई संजीव खन्ना को सौंप दी है। अब सीजेआई इस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। दरअसल 14 मार्च को होली वाली रात जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने की घटना सामने आई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा तब घर में नहीं थे और किसी काम से दिल्ली के बाहर गए थे। उनके परिवार के सदस्यों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से मदद मांगी। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने तत्काल एक टीम को जज के घर भेज दिया। इसके बाद मीडिया में खबरें सामने आने लगी कि जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में कैश देखा गया। इस बीच 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की बैठक बुलाई। इस बैठक में जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किए जाने का प्रस्ताव लाया गया, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले की जांच सौंपी गई है। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जस्टिस वर्मा के तबादले पर फैसला लिया जाना है। हालांकि मामले में एक नया ट्विस्ट तब आया जब दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग ने दावा किया कि जस्टिस वर्मा के आवास पर आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स को कोई नकदी नहीं मिली, जिसके बाद ये मामला और पेचीदा होता दिख रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सीजेआई संजीव खन्ना को सौंपी गई रिपोर्ट पर सीजेआई क्या कार्रवाई करते हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।